जय हिंद दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 हिंदी से संबंधित करीब 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो को फुल वॉच कर लेते हैं, मतलब सभी प्रश्नों को बारी बारी से देख लेते हैं, सभी प्रश्नों को याद कर लेते हैं, तो यकीन मानिए अब की बार बिहार बोर्ड मैट्रिक का जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपसे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हिंदी विषय से, इस वीडियो में लिए गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बाहर नहीं रहेगा, इसी में से रहेगा। तो बस आपको धैर्य बनाए रखना है, शुरू से लेकर अंत तक देखना है और सभी प्रश्नों को याद करते चलना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न, पेड़ का कमरा किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, पेड़ का कमरा किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए, ये प्रश्न संख्या 1 ये पूछा गया था 2018 में, ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखिए। तो प्रश्न संख्या 2 है, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो दोस्तों, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? दही वाली मंगमा, ठीक है, दही वाली मंगमा कहानी का अनुवाद किया है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखिए। प्रश्न संख्या 3 है, कवियत्री अनामिका का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों, कवियत्री अनामिका का जन्म कब हुआ? कब हुआ था? 1961 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए प्रश्न संख्या 4, घनानंद की भाषा क्या है? तो दोस्तों, घनानंद की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में यदि आप मेरे वीडियो पर नए हैं, कहने का मतलब चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो दोस्तों, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो खोखा के अनुसार। क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखिए। दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? याद रखेंगे फ्रेंड्स, वारेन हेस्टिंगस को। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे तो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, ठीक है, सभी प्रश्नों को आपको याद करते चलना है, तो इसको खासकर आपको याद रखना है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? वारेन हेस्टिंगस को। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 है, ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो दोस्तों, ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? ये उड़िया भाषा से अनुदित है, ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 8। तो देखिए प्रश्न संख्या 8 है, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? तो दोस्तों, किस पंक्ति की कवि है? ये है रेनर मारिया रिल्के की, ठीक है। ये पंक्ति किसकी है? रेनर मारिया रिल्के की है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 9 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 9 है, जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वनलता सेन। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 10 है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का अभिप्राय क्या था? हृदय की शिक्षा, ठीक है, हृदय की शिक्षा को वो आध्यात्मिक शिक्षा मानते थे। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है, अभिनयों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? तो दोस्तों, कितने गद्य की रचना की थी? 27, ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए प्रश्न संख्या 12 है, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो दोस्तों, धरती कब तक घूमेगी ये जो है ना, ये राजस्थानी भाषा से अनुदित कहानी है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, पापत्ती को कौन सा रोग था? तो दोस्तों, पापत्ती को कौन सा रोग था आप लोग जानते हैं, बताइए। देखिए पापत्ती को मेनिंजाइटिस रोग था, ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी।
प्रश्न संख्या 14 है, देख लीजिए। प्रश्न संख्या 14 है, बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो देखिए, दुष्चक्र में सृष्टा, दुष्चक्र में सृष्टा इनकी रचना है, इसके लिए उन्हें मिला था क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार। याद रखेंगे आप लोग। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 15 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 आप लोग के सामने है, देखिए। प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? तो दोस्तों देखिए, जो विदेशों की शिक्षा है उसको पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? सबकी बुद्धि भारतीय हो गई, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, सबकी बुद्धि आध्यात्मिक हो गई, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों देखिए, विदेश की शिक्षा ग्रहण करने से क्या परिणाम हुआ? सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 16। तो देखिए प्रश्न संख्या 16 है, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो दोस्तों सुजाता। ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए भैया, अगला प्रश्न क्या है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो दोस्तों लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? याद रखेंगे आप लोग, पांचवी वृत्ति का। ठीक है, ये पांचवी वृत्ति का निशानी है। ठीक है, नाखून। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसको आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए भैया, प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? 1907 में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं वीडियो को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है और मेहनत करने की। ठीक है, वैसे तो हम लोग मेहनत करते ही हैं, लेकिन और ज़्यादा मेहनत करने की मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करते चलिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न है, रही रास किसकी रचना है? रही रास किसकी रचना है? तो दोस्तों याद रखेंगे आप लोग, रही रास गुरु नानक की रचना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद देख लीजिए प्रश्न संख्या 20, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो दोस्तों लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? अच्युत नाम था। ठीक है, अच्युत। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। सभी प्रश्नों को आप लोग याद करते चलेंगे, क्योंकि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न किसी न किसी वर्ष पूछा गया था। ठीक है, और यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिया गया है। तो यकीन मानिए, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिया गया है इससे बाहर नहीं रहेगा। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को आपको याद करते चलना है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 21। तो देखिए भैया, प्रश्न संख्या 21 से प्रश्न संख्या 21 से, एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो दोस्तों किससे बचाने की बात करता है? नादिरों से। ठीक है, नादिरों से। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? तो दोस्तों कब से कब तक था? 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक था। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप याद कर लीजिए इसको। प्रश्न संख्या 23 है, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? तो दोस्तों जब उनको पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? तब उनकी उम्र थी 27 वर्ष। ठीक है, 27 वर्ष से याद रखेंगे आप लोग। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की तरफ। तो देखिए भैया, प्रश्न संख्या 24 से, कवि ने माली मलिन किसे कहा है? कवि ने माली मलिन किसे कहा है? तो दोस्तों कृष्ण राधा को कवि ने माली मलिन कहा है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 25, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? तो दोस्तों मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? 3। मतलब टोटल कितने हुए? 4। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मंगू के कितने संतानें थी? तो 4। आप लोग याद रखेंगे 4। लेकिन इसमें पूछा क्या है? मंगू के अलावा, यानी मंगू को छोड़कर उनकी संतानें कितनी हुई? 3। तो चलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 26, अगे का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों अगे का जन्म कब हुआ था? 1911 ईस्वी में हुआ था। याद करते चलेंगे आप लोग।
चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 27, दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये देखिए बहुत बार पूछा जाता, ये बहुत बार पूछा जा चुका है और हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी ये रहे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उर्वशी। सही उत्तर हो जाएगा उर्वशी। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 28, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है। तो दोस्तों ये कौन सी विद्या है, ये है व्यक्ति चित्र। क्या है, व्यक्ति चित्र है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी प्रश्न संख्या 29 की तरफ। तो देखिए भैया प्रश्न संख्या 29 से, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं। तो दोस्तों पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार है। तो ये 7वीं पीढ़ी के, ठीक है, 7वीं पीढ़ी के कलाकार है, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 30 से, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। तो दोस्तों कितना, 50 रुपया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन ए। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 31, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा 8वीं सदी से। ठीक है, 8वीं सदी से मिलने लगते हैं उत्तर भारत से नगरी लिपि के लेख। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 32, बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। तो दोस्तों 11 रुपये का। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, 11 रुपये का लगा था चोरी का इल्ज़ाम। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 33, भारत माता कविता में भात का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है भात का, यथातथ्य। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन सी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, चलिए प्रश्न संख्या देख लेते हैं 34, जातीय असीमता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है। तो दोस्तों जातीय असीमता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है, विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 35, प्रश्न संख्या 35 से, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो दोस्तों क्यों मानता है बताइए। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, कार्य कुशलता के लिए। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन ए, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 36 से, तो देखिए भैया प्रश्न संख्या 36, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो दोस्तों ये जो है ना श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के किस भाषण का संपादित अंश है। तो ये है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 37, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र से कही है। देखिए ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो दोस्तों ये कौन कहा है, सेन साहब ने कहा है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 38 से, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन बी, नीति कथा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 39, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। तो दोस्तों सहजात वृत्तियाँ किन्हें कहा जाता है, अनजान स्मृतियों को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए उसके बाद देखिए, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ मिले हैं। तो दोस्तों नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ मिले हैं। तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें मिले हैं दक्षिणी भारत में। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 41 नंबर प्रश्न है, बेतमा दान पात्र किस समय का है। बेतमा दान पात्र किस समय का है। तो फ्रेंड्स ये है 1020 ईस्वी का, 1020 ईस्वी के समय का ये बेतमा दान पत्र है, याद रखेंगे आप लोग। प्रश्न संख्या 42 है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। तो दोस्तों बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। चलिए ऑप्शन देखिए, दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, माँ की याद आने के कारण, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन सी, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। ठीक है,
याद रखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 43 देखिए, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो दोस्तों साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी व्यवस्था में। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 44 नंबर प्रश्न है, देखिए भैया 44 नंबर प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। तो यहाँ पे हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन ए। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों, देख लीजिए प्रश्न संख्या 45 देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ल मादा मोजेल द अभिनयो किसकी कृति है? तो देखिए भैया काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ल मादा मोजेल द अभिनयो किसकी कृति है? तो याद रखेंगे पिकासो की कृति है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 46 देखिए, ला शतरुंज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो दोस्तों ला शतरुंज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो दोस्तों 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न संख्या 47 देखिए, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो दोस्तों मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन सी। 48 नंबर देखिए, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? मुहर्रम। ठीक है, मुहर्रम यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछने की संभावना है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए प्रश्न संख्या 49 देखिए, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो दोस्तों महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? अहिंसक प्रतिरोध। ठीक है, अहिंसक प्रतिरोध यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो दोस्तों वाणी कब विष के समान हो जाती है बताइए आप लोग? तो राम नाम के बिना, जब व्यक्ति राम का नाम जप नहीं करता है तब उसकी वाणी जो है ना वो विष के समान हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 51 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 51 की तरफ देख लीजिए। प्रश्न संख्या 51, रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? याद रखेंगे रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? तो जहांगीर का। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 52, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? तो दोस्तों कवि ने पर्जन्य किसे कहा है बताइए? बादल को कहा है। ठीक है, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? बादल को कहा है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद देख लीजिए प्रश्न संख्या 53, प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे अपना आदर्श। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 54 देख लीजिए भाई, 54 है, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो दोस्तों छाया युक्त चंद्र से की है। ठीक है, छाया युक्त चंद्र से की है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन डी हो जाएगा। मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? तो दोस्तों मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है भाई? तो जनता है। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 56 देख लीजिए, हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? तो दोस्तों किसका चित्रण करती है बताइए? प्राचीन सभ्यता की खुशहाली का, आधुनिक सभ्यता के विकास का, प्राचीन सभ्यता की मानवीय विभीषिका का, आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर? ऑप्शन डी। हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? तो आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए अगला प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो दोस्तों एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो इन दिनों से। ठीक है, क्या हो जाएगा सही उत्तर? इन दिनों से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भैया, गरीब बस्तियों में क्या हुआ? गरीब बस्तियों में क्या हुआ बताइए? तो गरीब बस्तियों में धमाके से देवी जागरण हुआ। यहाँ पे सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 है, सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? तो दोस्तों क्या है बताइए? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा विफलता पर छलके आंसू। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 60 नंबर, लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है? लौट कर आऊँगा फिर
कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है? तो दोस्तों किस कवि के द्वारा? प्रयाग शुक्ल के द्वारा। ठीक है, प्रयाग शुक्ल के द्वारा। यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या देख लीजिए, प्रश्न संख्या है प्रश्न संख्या 61, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? तो दोस्तों ये जो है ना, ये जर्मन भाषा से अनुवादित है। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा बी। दही वाली मंगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो दोस्तों दही वाली मंगमा कहानी ये श्रीनिवास लेखक द्वारा रचित है। याद रखेंगे आप लोग। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद देख लीजिए प्रश्न संख्या 63। प्रश्न संख्या 63 है, मंगमा की बहू का क्या नाम है? तो दोस्तों मंगमा की बहू का क्या नाम था? नंजमा। यहाँ पे क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए भैया बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? याद रखेंगे राजेंद्र प्रसाद मिश्र। यहाँ पे क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 65 है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन सी, ईश्वर पेटलीकर। यहाँ पे देखिए ईश्वर पेटलीकर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 66, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो दोस्तों मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? 4 संतानें थी। ठीक है, ये मंगू को लेकर, ठीक है, मंगू को लेकर 4 संतानें उनकी हो गई। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब देखिए यहाँ पे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया गया है, देख सकते हैं आप, सभी प्रश्नों का उत्तर दिया गया है, तो आप याद करते चलेंगे यहीं से। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 67। प्रश्न संख्या 67 है, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? तमिल भाषा से अनुदित है। प्रश्न संख्या 68 है, पापत्ती की उम्र क्या थी? तो दोस्तों पापत्ती की उम्र क्या थी? 12 वर्ष। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 69, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो दोस्तों धरती कब तक घूमेगी कहानी ये जो है ना, ये सामरदैया के द्वारा अनुदित है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 17 है, 17 नहीं 70 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए उसके बाद देख लीजिए प्रश्न संख्या 71, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो दोस्तों किसकी है? भीमराव अम्बेडकर की। ये प्रश्न भी श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो दोस्तों सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है बताइए? श्रम विभाजन। ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 73 है, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। खोखा का दूसरा नाम क्या था? तो दोस्तों खोखा का दूसरा नाम क्या था बताइए? खोखा का दूसरा नाम कासू था। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखेंगे आप लोग। चलिए उसके बाद देखिए, मदन किसका पुत्र था? मदन जो था किसका पुत्र था? याद रखेंगे मदन जो है ना, वो गिरधर का पुत्र था। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 76 देखिए, 20 के दांत कैसी कहानी है? तो दोस्तों 20 के दांत कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक कहानी है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए प्रश्न संख्या 77, 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? तो दोस्तों ये जो है ना मध्यम वर्ग की जो है ना, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 78, फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता हैं? तो दोस्तों फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता हैं? तो ये है भारत से हम क्या सीखें। ठीक है, इन्होंने इसको लिखा है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 79, मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? तो दोस्तों जर्मनी के रहने वाले थे। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 80, भारत कहाँ बसता है? तो दोस्तों गाँव में बसता है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भैया अभी अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं वीडियो को, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए यार, वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए प्रश्न संख्या 81 है, पारसियों में धर्म का क्या नाम है?
पारसियों में धर्म का क्या नाम है? तो दोस्तों क्या नाम है? जरथुस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जरथुस्र। जरथुस्र, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 82, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? तो दोस्तों ये जो है ना, ये ललित निबंध है, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं? तो दोस्तों ये प्रश्न 2015 और 2017 में पूछा गया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये इन्होंने ही लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 84 है, अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? तो दोस्तों अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? दयनीय जीव, ठीक है। दया करने योग्य होता है ये। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 85, दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो दोस्तों दधीची की हड्डी से क्या बना था बताइए? इंद्र का वज्र बना था, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर। चलिए हम लोग देखते हैं भाई अगला प्रश्न है। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, कामसूत्र किसकी रचना है? तो याद रखेंगे कामसूत्र जो है ना, ये वात्स्यायन की रचना है। गुणाकर मूल्य किस निबंध के रचयिता है? गुणाकर मूल्य किस निबंध के रचयिता है? तो याद रखेंगे नागरी लिपि का है, ठीक है। उसके बाद देखिए देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? तो दोस्तों देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? तो ये बने थे दोस्तों 2 सदी पहले, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 89, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? तो दोस्तों कब थी? 8वीं से 11वीं सदी में, ठीक है। 8वीं से 11वीं सदी के बीच में नागरी लिपि एक सार्वदेशिक लिपि थी, ठीक है। चलिए याद रखेंगे आप लोग। प्रश्न संख्या 90 है, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो दोस्तों पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? सिद्धम कहलाती थी, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 91, हिंदी के आदि कवि का नाम क्या था? तो दोस्तों हिंदी के आदि कवि का नाम क्या था? सरहपाद। सरहपाद यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 92, बहादुर के कहानीकार कौन है? तो दोस्तों बहादुर के कहानीकार कौन है? अमरकांत है, ठीक है। अमरकांत है, याद रखेंगे। बहादुर कैसी कहानी है? तो देखिए भैया बहादुर कैसी कहानी है? सामाजिक कहानी है, ठीक है। ये सामाजिक कहानी है। उसके बाद देखिए बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो दोस्तों बहादुर जो है ना अपने घर से क्यों भागा था बताइए? माँ की मार के कारण भागा था। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 95, प्रश्न संख्या 95 है, निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी बताइए भैया? निर्मला जो थी ना वो कथाकार की पत्नी थी। रामविलास शर्मा निम्नांकित में क्या है? रामविलास शर्मा निम्नांकित में क्या है भैया? तो ये है आलोचक। आलोचना करने वाले को आलोचक कहा जाता है, ठीक है। तो ये आलोचक है रामविलास शर्मा, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 97, प्रश्न संख्या 97 है, परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? तो दोस्तों परंपरा के मूल्यांकन के लेखक कौन है? तो ये है रामविलास शर्मा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 98, परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है? तो दोस्तों किस पुस्तक से संकलित है? परंपरा का मूल्यांकन पुस्तक से संकलित है, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 99, दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? तो दोस्तों कैसा होता है? अधम होता है, ठीक है, अधम। उसके बाद देखो राफेल लेओनार्दो दा विंची और एंजेलो किसकी देन है? बताइए किसकी देन है भैया? तो ये है इटली की देन है। ये किसकी देन है? इटली के। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 101, तो हम लोगों ने 100 प्रश्न देख लिया। अब चलिए हम लोग 101वां प्रश्न देखते हैं। तो देखिए बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो दोस्तों किस रूप में है? नर्तक के रूप में, ठीक है। उन्हें नर्तक के रूप में जाना जाता है बिरजू महाराज को, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? तो दोस्तों किस शैली के नर्तक है? तो यह है कथक, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो ये लखनऊ घराने से इनका संबंध है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 104 की तरफ। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये प्रश्न पूछा था 2015 और 2016 में, ठीक है। तो ये जो है ना जीत जीत मैं निरखत हूँ,
पाठ का संबंध किससे है? तो ये है बिरजू महाराज से। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 105, अभिनयो पाठ का लेखक कौन है? तो दोस्तों कौन है? अशोक वाजपेयी। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 106, अभिनय पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? तो दोस्तों कौन सी विद्या है? ललित रचना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 107 है, अभिनय किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों रोन नदी के किनारे बसा है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखो ला शत्रुज क्या है? तो दोस्तों ला शत्रुज क्या है? ईसाई मठ है। ठीक है, क्या है? ईसाई मठ है, याद रखेंगे। पिकासो क्या थे? तो दोस्तों पिकासो क्या थे? नाटककार थे। क्या थे? नाटककार, याद रखेंगे। ठीक है, 109, प्रश्न संख्या 109 है, पिकासो क्या है? तो नाटककार है। चलिए प्रश्न संख्या 110 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 110 है, मछली किस कहानीकार की रचना है? तो दोस्तों मछली किस कहानीकार की रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 111, मछली किस प्रकार की कहानी है? तो दोस्तों मछली जो है ना ये सामाजिक कहानी है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर। महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है? तो दोस्तों कौन सी रचना संकलित है? मछली। ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 113, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो दोस्तों किस वर्ग का जीवन वर्णित है? निम्न मध्यम वर्ग का। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निम्न मध्यम वर्ग। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 114 देखिए, संतु नरेन आपस में कौन है? संतु नरेन आपस में कौन है भाई? कौन है? इनकी संबंध क्या है? तो इनकी संबंध है भाई भाई की। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है? भाई है। चलो उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 115, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? तो दोस्तों कौन है बताइए? यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था? तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था बताइए? अमीरुद्दीन, अमीरुद्दीन। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 117, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था डुमराव में। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 118 है, बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे? तो दोस्तों रियाज के लिए कहाँ जाते थे? प्रैक्टिस के लिए कहाँ जाते थे? बालाजी मंदिर में जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है? तो दोस्तों आप जानते हैं किस में होता है? शहनाई में होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो दोस्तों शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है बताइए? महात्मा गांधी है। ठीक है, महात्मा गांधी है, तो याद रखेंगे आप लोग। शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? देखिए शीर्षक और संस्कृति शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? तो ये है दोस्तों याद रखेंगे निबंध। यहाँ पे क्या हो जाएगा सही उत्तर? निबंध बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 123 है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा किस कवि की रचना है? बताइए किस कवि की रचना है? गुरु नानक की है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 124 देखिए, गुरु नानक की रचना है। तो दोस्तों गुरु नानक की रचना क्या है बताइए? जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये उनकी क्या है? रचना है। चलिए तो प्रश्न संख्या 124 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 125 है, गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है? बताइए किसके बिना गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है? तो राम नाम के बिना। ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 126 है, ब्रह्म का निवास कहाँ होता है? तो दोस्तों ब्रह्म का निवास कहाँ होता है? काम क्रोधहीन व्यक्ति में। काम क्रोधहीन व्यक्ति में मतलब जो व्यक्ति गुस्सा नहीं करते हैं, ठीक है, उनमें ब्रह्म का निवास होता है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 127 है, गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है? तो दोस्तों गुरु नानक ने किया है। इसकी गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन गुरु नानक कवि ने किया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 128 प्रश्न संख्या 128 है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? तो दोस्तों निर्गुण भक्ति धारा के। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 129 है, रसखान किस काल के कवि थे? तो दोस्तों रसखान जो है ना
वो रीतिकाल के कवि थे, याद रखेंगे आप लोग। रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? तो दोस्तों कहाँ चले गए? ब्रजभूमि में चले गए, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 131, रसखान की भक्ति कैसी थी? तो दोस्तों देखिए रसखान की भक्ति कैसी थी? सगुण भक्ति थी, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 132 है, रसखान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है? तो दोस्तों रसखान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है? राधा को कहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। रसखान के चित्तचोर कौन है? रसखान के चित्तचोर कौन है? तो भैया कौन है? श्री कृष्ण जी है। तो यहाँ पे सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 134, रसखान ब्रज के वन बागों पर क्या न्यौछावर करने को तैयार हैं? क्या न्यौछावर करने को तैयार है भैया? तो तीनों लोग, ठीक है। तीनों लोग को न्यौछावर करने के लिए वो तैयार है, ठीक है। तीनों लोगों को न्यौछावर करने के लिए कौन तैयार है भाई? तो रसखान, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 135 से अति सुधो स्नेह को मार्ग शीर्षक सवैया किसकी रचना है? तो दोस्तों ये जो है ना, ये घनानंद की रचना है, ठीक है। तो देखिए भैया हम लोगों ने अभी तक 135 प्रश्नों को देख लिया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग सभी प्रश्नों को याद करते चलते होंगे। देखिए भैया अगर आप याद करेंगे तो ही आप फायदे में रहेंगे, ठीक है। जब तक याद नहीं करेंगे कोई फ़ायदा नहीं है देखने का। तो वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो का लाभ उठाइए, ठीक है। इसमें जो प्रश्न आपको बताया जा रहा है उसको याद करते चलिए। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 136। तो प्रश्न संख्या 136 है, घनानंद किस सवैया के रचयिता है? तो दोस्तों किस सवैया के रचयिता है? मो अंशु वहिनी लय बरसो, इसकी रचना है, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। घनानंद किस काल के कवि थे? घनानंद किस काल के कवि थे? तो ये रीति काल के कवि थे, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। घनानंद किस भाषा के कवि थे? तो ये जो है ना, ये ब्रज भाषा के कवि थे, याद रखेंगे। सुजान सागर किसकी कृति है? तो ये घनानंद की कृति है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 140 है, घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे? तो दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीले के ये मीर मुंशी थे। घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे? तो मोहम्मद शाह रंगीले के। चलिए प्रश्न संख्या 141 देखिए, स्वदेशी किस कवि की रचना है? स्वदेशी किस कवि की रचना है? तो ये है प्रेमघन की। प्रेमघन किसका उपनाम है? तो ये दोस्तों किसका उपनाम है? प्रेमघन किसका नाम है? तो ये बद्री नारायण चौधरी। ये भी पूछता है कि बद्री नारायण चौधरी का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 143, प्रेमघन किस युग के कवि थे? तो किस युग के कवि थे भैया? तो ये थे भारतेंदु युग के कवि। चलिए प्रश्न संख्या 144 देखिए, कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? तो दोस्तों कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? भारतीयता, ठीक है। 145 है, आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं? तो दोस्तों बताइए किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं? तो ये अंग्रेजी, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में आजकल के लोग बोलना पसंद करते हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 146, भारत माता किस कवि की रचना है? या भारत माता के रचयिता कौन है? तो दोस्तों बताइए, ये प्रश्न पूछा था 2015 और 2011 में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत कैसे कवि है? तो दोस्तों देखिए सुमित्रा नंदन पंत कैसे कवि है? छायावादी कवि है, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 148 है, पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासिनी है? बताइए कहाँ की निवासिनी है? तो ये जो है ना, ये ग्रामवासिनी, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग्रामवासिनी। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 149, भारत माता का आंचल कैसा है? तो दोस्तों कैसा है? धूल भरा। प्रश्न संख्या 150 है, भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है? तो दोस्तों ये जो है ना, किस काव्य ग्रंथ से संकलित है? तो ये है ग्राम्या से, ठीक है। ग्राम्या से संकलित है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए पंत जी का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों पंत जी का मूल नाम था सुमित्रा नंदन, ठीक है। जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है भाई? तो कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 153,
दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? तो दोस्तों दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? तो ओज एवं राष्ट्रीय चेतना, ओज एवं राष्ट्रीय चेतना याद रखेंगे। जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? तो दोस्तों क्या होंगे बताइए? फावरे और हल, ये याद रखेंगे आप लोग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या, देखिए इसको तो दोहरा दिया गया है, खैर कोई बात नहीं। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 155 देखते हैं। कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो दोस्तों कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो ये है किसान मजदूर, ठीक है। भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया है? भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया है? तो ये पद्म विभूषण प्रदान किया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। हिरोशिमा के कवि कौन है? तो दोस्तों हिरोशिमा के कवि कौन है बताइए? अगे हैं, ठीक है। कौन है? अगे। चलिए इसका पूरा नाम क्या है? अगे जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगे किसका उपनाम है? तो यहाँ पे देखिए दे भी दिया है। आगे किसका उपनाम है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। हिरोशिमा कहाँ है? तो दोस्तों हिरोशिमा कहाँ है? जापान में है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसे दी गई है? तो दोस्तों हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा अणु बम को दी गई है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 161, आगे किस काव्य धारा के कवि हैं? तो दोस्तों ये जो है ना, ये प्रयोगवाद धारा के कवि हैं। चलिए प्रश्न संख्या देखिए, प्रश्न संख्या 162, कुंवर नारायण कैसे कवि है? तो दोस्तों ये संवेदनशील कवि है। कैसा कवि है? संवेदनशील, याद रखेंगे। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? तो दोस्तों एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? तो ये है कुंवर नारायण। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 164 है, एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो ये है इन दिनों से। ये सवाल भी रिपीट हो चुका है, खैर कोई बात नहीं, आप लोग याद करते चलेंगे, ठीक है। रिवीजन रिपीट हो रहा है तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 165, कुंवर नारायण आधुनिक युग की किस काव्य धारा के कवि है? तो दोस्तों देखिए कुंवर नारायण आधुनिक युग की किस काव्य धारा के कवि है? तो ये जो है ना, ये नई कविता के काव्य धारा कवि है। चलिए याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 166, एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष को किस रूप में कवि ने प्रस्तुत किया है? तो दोस्तों किस रूप में बताइए? मानव के रूप में प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पे हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन सी, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए हमारी नींद के रचयिता कौन है? हमारी नींद की रचयिता कौन है बताइए? हमारी नींद की रचयिता कौन है? बीरेन डंगवाल। उसके बाद देखिए बीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि है? तो दोस्तों ये जो है ना, ये जनवादी विचारधारा के कवि है। 169 है, हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है बताइए? तो हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? ये है गफलत का, ठीक है, गफलत का है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। दुष्चक्र में सृष्टा पुस्तक पर बीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो दोस्तों कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये हुआ साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए हमारी नींद कैसी कविता है बताइए? हमारी नींद कैसी कविता है? तो समसामयिक कविता है, ठीक है। हमारी नींद जो है ना, वो है समसामयिक कविता, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 172, अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है? अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है? तो दोस्तों ये जो है ना, अनामिका की रचना है, अनामिका की रचना है। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 173, अनामिका किस काल की कवियत्री है? तो दोस्तों अनामिका जो है ना, ये समसामयिक काल की रचना कवियत्री है। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चौखटे में बेटे का क्या नहीं आंटता? बताइए क्या नहीं आंटता है भाई? तो कौन नहीं आंटता है, ठीक है। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है? बताइए कहाँ आकर थमक जाता है, मतलब कहाँ आकर रुक जाता है? तो अंगा पर आकर रुक जाता है। उसके बाद कवियत्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा के प्रथमाक्षर क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, सफलता की खुशी, विफलता के आंसू, मुक्ति की खोज,
सुख की प्राप्ति। अब ये सवाल जो है ना फ्रेंड्स, ये रिपीट हो चुका है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद बताएंगे। इसका उत्तर हम लोग, चलिए यहाँ पे तो सभी प्रश्नों का उत्तर बता ही दिया गया है। आप लोग क्या बताएंगे? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा उत्तर, विफलता के आंसू। ठीक है। जीवनानंद दास बांग्ला के किस काल के प्रमुख कवि है? तो दोस्तों रविंद्रोत्तर काल के। ठीक है। उसके बाद देखिए, कौन सी कविता के रचयिता जीवनानंद दास हैं? बताइए कौन से कविता की रचयिता हैं? तो लौट कर आऊँगा फिर, इसकी ये रचना है, रचनाकार है। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 179, लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? बताइए। मातृभूमि प्रेम। कौन सा भाव प्रकट होता है? मातृभूमि प्रेम। उसके बाद है बनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? बताइए किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? तो यह है जीवनानंद दास की। ठीक है। उसके बाद है कि लौट कर आऊँगा फिर का प्रमुख वर्ण्य विषय क्या है? तो इसकी प्रमुख वर्ण्य विषय है बंगाल की प्रकृति। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 182, जीवनानंद दास कैसे कवि है? तो दोस्तों कैसे कवि है? यथार्थवादी कवि है। ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 83 नंबर प्रश्न संख्या 183 देखिए, रेनर मारिया रिल्के किस देश के कवि है? तो ये है जर्मनी के। किस देश के कवि है? जर्मनी देश के कवि है। उसके बाद मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना है? तो ये है दोस्तों रेनर मारिया रिल्के की। ठीक है। याद रखेंगे और याद करते चलेंगे आप लोग। कवि रिल्के के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व न रहेगा? तो भैया किसका अस्तित्व न रहेगा? ईश्वर का। उसके बाद देखिए, कवि रिल्के के अनुसार ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया है? तो दोस्तों किसने किया है? तो मनुष्यों ने किया है। ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 187, रिल्के की काव्य शैली कैसी है? तो दोस्तों कैसी है? गीतात्मक है। ठीक है। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 188, रिल्के ने काव्य के अतिरिक्त और किन किन विद्याओं में रचना की है? तो दोस्तों देखिए, ये रिल्के ने काव्य के अतिरिक्त और किन किन विद्याओं में रचना की है? तो ये किए हैं कौन? कहानी और उपन्यास में। ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 189, दही वाली मंगमा के रचयिता कौन है? तो दोस्तों ये प्रश्न भी रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं, ये प्रश्न रिपीटेशन प्रश्न है। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 189, दही वाली मंगमा के रचयिता कौन है? तो देखिए भैया कौन है? श्रीनिवास। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 190, श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार है? तो दोस्तों ये कन्नड़ भाषा के साहित्यकार है। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 191, मंगमा बरसों से बारी में क्या दिया करती थी? तो दोस्तों मंगमा बरसों से बारी में क्या दिया करती थी? दही दिया करती थी। ठीक है। यानी वो दही बेचती थी मंगमा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए, नंजमा मंगमा की डैश थी? तो दोस्तों नंजमा मंगमा की क्या लगती थी? बहू लगती थी। ठीक है। पुत्र वधू। तो यहाँ पे सही सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 193, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 194 है, ढाते विश्वास के रचयिता कौन है? तो दोस्तों ढाते विश्वास के रचयिता है सातकोरी होता। सातकोरी होता कथकार है। तो दोस्तों सातकोरी होता कथकार है। तो ये किस प्रकार के कथकार है? तो उड़िया। ठीक है। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा उड़िया। लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मण की डैश थी? तो लक्ष्मी लक्ष्मण की क्या थी? पत्नी थी। ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, लक्ष्मण डैश में रहता था? कहाँ रहता था भाई? तो ये कलकत्ता में रहता था। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। लोग हाँफते हुए किधर दौड़ने लगे? बताइए, लोग हाँफते हुए किधर दौड़ने लगे? तो ये टीले की ओर दौड़ने लगे। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। माँ कैसी कहानी है? तो दोस्तों माँ कैसी कहानी है? बताइए। माँ जो है ना, ये गुजराती कहानी है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 199, ये दोबारा पूछ दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। प्रश्न संख्या 200 देखिए, माँ कहानी के रचनाकार है? माँ कहानी के रचनाकार है कौन है भाई? तो ये ईश्वर पेटलीकर है। ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, ईश्वर पेटलीकर। यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 201, मंगू जन्म से ही डैश है? तो दोस्तों क्या है? बताइए।
पागल और गूंगी। मंगू जो है ना वो जन्म से ही पागल और गूंगी है, तो याद रखेंगे ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 202 है, माँ की डैश संतानें थी, तो बताइए कितने संतानें थी? 4 संतानें थी ना, 4 संतानें उनके थे, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए, मंगू को अस्पताल ले जाते समय माँ डैश थी, बताइए क्या थी? प्रसन्न, प्रसन्न यानी खुश थी, उदास, पागल, उद्विग्न, क्या थी बताइए? तो उद्विग्न थी। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नगर कहानी के कथाकार कौन है? तो दोस्तों सुजाता है। कहानी सुजाता का असली क्या नाम है? कहानी सुजाता का असली नाम क्या है बताइए? तो दोस्तों इनका असली नाम है एस रंगराजन। ठीक है, उसके बाद देखिए इस वीडियो का आखिरी सवाल, सुजाता कैसी कथाकार है? तो दोस्तों सुजाता कैसी कथाकार है? तमिल कथाकार है। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने 206 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लिया। चलिए, तो आशा करता हूँ कि आप सभी प्रश्नों को याद कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड मैट्रिक का जो फाइनल एग्जाम होने वाला है 2025 में, उसमें आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी विषय से ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वो इसी में से रहेगा, पूरा गारंटी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।